नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और हाय रे महंगाई। जी हां, मार्च में महंगाई दर 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खाने के तेलों से लेकर आटा, दाल, मसाले, सब्जियां, सभी जगह महंगाई की मार पड़ी है। लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है और आने वाले दिनों में मुश्किलें कम होने की उम्मीद नहीं लग रही। आज के इस खास शो में हम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बिमल कोठारी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी और शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के एमडी अजय गोयल। आप सबका कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। महंगाई की तो यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन चर्चा हम शुरू करेंगे 5 बड़ी बातों से कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, महंगाई की 5 बड़ी वजह क्या हैं। तो वो सबसे पहले आपको बता दें। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो रूस यूक्रेन में हमने युद्ध होता हुआ देखा है, उसका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। जिस तरह की सैंक्शंस हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, ग्लोबल ट्रेड हमने यहाँ पर थमता हुआ सा देखा है, उसका फायदा यहाँ पर प्राइसेस में पड़ा है। कच्चे तेल में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है, $100 के आसपास ये है। तो चाहे फ्रेट है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सभी वो चीजें भी यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस में आ चुकी हैं। इसके अलावा जिस तरह का स्टिमुलस हमने इंटरनेशनल बैंक्स की तरफ से आता हुआ देखा, वो ज्यादा लिक्विडिटी का था, स्टिमुलस ज्यादा था और स्पेकुलेटिव ट्रेड्स भी यहाँ पर काफी हद तक बनते हुए देखे। चौथी बड़ी वजह है यहाँ पर मजबूत ग्लोबल डिमांड, क्योंकि जिस तरह की सप्लाई डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर हैं और कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद हमने मांग आते हुए देखी, सप्लाई उसको यहाँ पर कहीं मैच नहीं कर पाई। और 5वां बड़ा रीजन यही है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाईज कम है, इन्वेंटरीज गिरती हुई नजर आई हैं, मौसम ने यहाँ पर साथ नहीं दिया है और काफी ज्यादा कमोडिटीज यहाँ पर या तो डेफिसिट में है या बैकवर्डेशन में काम कर रही हैं। और ये सारे यहाँ पर बहुत बड़े सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स के यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हैं। तो एक एक कमोडिटी के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि क्या यहाँ पर मेजर दिक्कतें बनती हुई नजर आई हैं। लेकिन अदिति, सबसे पहले आपसे बात करेंगे और 5 बड़ी चीजें तो हमने बताई ही कि क्यों यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन है, फ्यूल इन्फ्लेशन है। आप जिस तरह से एज ऑफ नाउ हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देख रहे हैं, क्या बड़ी कंसर्न्स है यहाँ पर आगे जाते हुए? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, कल जो आंकड़ा आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन के काफी ऊपर था। हमने 6.4% की सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान लगाया था मार्च के महीने के लिए, और जो आंकड़ा 7% के आसपास का आया है, जो डाइवर्जेंस है हमारे अनुमान से एक्चुअल आंकड़े में, वो मेनली फूड इन्फ्लेशन की वजह से आई है। फूड इन्फ्लेशन के अंदर भी एडिबल ऑयल्स तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि इतना जंप आएगा। 2 और कंपोनेंट्स हैं जहां बहुत अनएक्सपेक्टेडली लार्ज इंक्रीज था। एक था मीट एंड फिश वाला कंपोनेंट, जहां पे जो पोल्ट्री फीड है और ऐसे जो आइटम्स है, इनका सप्लाई चेन इम्पैक्ट आया है। और दूसरा था वेजिटेबल, जहां जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी प्राइसेस नहीं थी। अब वेजिटेबल्स का तो देखिए, थोड़ा सा सीजनल अप ट्रेंड आगे जाके रहेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ से एक फॉल आएगी वेजिटेबल प्राइसेस में, तो वो तो अब सीजनल ट्रेंड अपना चलता जाएगा। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल और ये मीट एंड फिश वाला जो कंपोनेंट जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, हमें अब ये डर लग रहा है कि यहाँ वाली जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी बहुत स्टिकी रहेगी आगे आने वाले महीनों में भी, और इस वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है ज्यादा बैक ट्रैक नहीं करेगी। और ओवरऑल जो बाकी कमोडिटी प्राइसेस का भी ग्रेजुअल ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सैसरबेट हो जाएगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में भी एक स्टिकीनेस अब आगे जाके एटलीस्ट अगले क्वार्टर में हमें डर है कि वो बनी रहेगी। एब्सोल्युटली। और फूड इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से हाई मार्च के महीने में जरूर आई है, लेकिन ये कोई नया ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। पिछले कई महीनों में हमने लगातार यहाँ पर फूड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। एक्चुअली अगर आप इंटरनेशनल UNFAO की रिपोर्ट देखें तो रिकॉर्ड हाइज पर हमने यहाँ पर मार्च का इंडेक्स, फूड इंडेक्स आते हुए देखा है। और अगर आप फेब और मार्च में इसको कंपेयर करें तो 13% का इजाफा मार्च के महीने में है। तो इंडियन स्पेसिफिक नहीं है ये, ग्लोबली भी फूड प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। अतुल जी, आपसे बात करना चाहेंगे। और अदिति ने यहाँ पर जिस तरह से कंसर्न्स बताए कि एक तो एडिबल ऑयल और दूसरा जिस तरह से फीड, पोल्ट्री, मीट, वो सीधा यहाँ पर ट्रिकल डाउन होता हुआ नजर आया है। महंगाई यहाँ पर है, लगातार बढ़ती भी रही है। और आपसे जब पहले बात हुई है, आपने कहा भी है कि प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहेंगे। करंट लेवल्स पे आपको क्या कंसर्न्स हैं आने वाले समय में? अगर हम आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा जी, जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, जो भी इन्फ्लेशन है ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। हिंदुस्तान ने इस सेक्टर को पिछले 2 दशक से निगलेक्ट किया है, ऑयल सीड कल्टीवेशन। तो आज अपनी डिमांड जो गैप है वो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 65 to 70% हो गया बिटवीन डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड इंटरनेशनल बाहर से जो लाना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर इंटरनेशनली बाजार गर्म रहेंगे तो
तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान में बाजार ठंडे हों। और जहां तक आपने खुद भी जिक्र किया है यूक्रेन और उसकी लड़ाई के बारे में, उससे क्या हुआ है कि बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, नॉट ओनली टू क्रूड ऑयल सप्लाईज बट ऑल्सो टू सनफ्लावर। तो सनफ्लावर ऑयल ऑलमोस्ट समझ लीजिए 5-5.5 मिलियन टन वर्ल्ड खाता था, वो सडनली काफी कम हो गया। तो इसकी जो डिमांड है वो सोया पे चली गई है। और सोया के कंटेक्स्ट में दूसरा ये प्रॉब्लम हुई है कि ब्राजील और अर्जेंटीना का मौसम जरा थोड़ा अनुकूल नहीं रहा, तो वहां पे व्हाट वी आर सीइंग इज कि 30 से 35 मिलियन टन की क्रॉप लोअर है कंपेयर टू आवर इनिशियल एस्टिमेट्स। तो ये सारी चीजें मिलके तेजी ला रही हैं और आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें अपने को रिलीफ मिलेगा। तो वो तो अपने को झेलना ही पड़ेगा। पर एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि अपने यहाँ का मस्टर्ड ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और मस्टर्ड ऑयल ही है जो आज की तारीख में इन प्राइसेस को कंट्रोल में रखे हुए है। मैं एक और सेक्टर भी ट्रैक करता हूँ, वो है शुगर। तो शुगर में इंडिया अपरेंटली स्वीट स्पॉट में है। हम लोगों के यहाँ शुगर का काफी ज्यादा क्रॉप भी है इस साल, और मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट्स भी स्ट्रांग रहेंगे और उसमें डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो जहां तक तेलों का सवाल है, हम लोगों को थोड़ा सा तेल एलिवेटेड लेवल पे बाय करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एब्सोल्युटली, कई सारे कमोडिटीज का यही हाल है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, कोई चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और आगे जाके लगातार भाव यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स डायरेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए देखेंगे। तो जो महंगाई की चिंता है बहुत जल्दी हटती हुई नजर नहीं आती है। और काफी हद तक यही हाल यहाँ पर व्हीट प्राइसेस का भी है, जहां पर काफी हद तक इंपोर्ट हम जो 2 कंट्रीज एट वॉर है वहां से करते हैं और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और भावों में इजाफा हमने ऑलरेडी आते हुए देखा है। अजय, जिस तरह से पिछले 1 महीने में भाव बढ़े हैं जो कि 20-21% जैसे हैं गेहूं के लिए, एंड क्लियरली वो ट्रिकल डाउन यहां पर होता है, चाहे हम रोटी देखें, कई स्टेट्स में पूरी देखें, ब्रेड है, बिस्किट्स है, नान्स हैं, रस्क है, सभी जगह ये ट्रिकल डाउन होता है। और क्लियरली हमने वहां पर भी भाव बढ़ते हुए देखे हैं। काफी हद तक एफएमसीजी कंपनीज ने बताया भी है कि चाहे एक लैग के साथ, लेकिन ये कंज्यूमर को पास ऑन हो रहे हैं प्राइसेस। जिस तरह से व्हीट के प्राइसेस एज ऑफ नाउ हैं, क्या हम सब कुछ यहाँ पर फंडामेंटल्स फैक्टर इन कर चुके हैं या आपको लगता है यहां से और इजाफा अभी गेहूं में बाकी है? अजय जी, आपसे ये सवाल था कि गेहूं में क्या लगता है आगे जाके? ऑलराइट, अजय जी से यहाँ पर फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ हाँ जी, अब आ रही है आवाज। ओके अजय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि सारे फंडामेंटल्स फैक्टर इन हो चुके हैं व्हीट के प्राइसेस में कि अभी और तेजी बाकी है? नहीं, मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स सारे फैक्टर हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि जैसे अब ये लो डिमांड का टाइम है जो अप्रैल में और जून रहता है, गर्मी का मौसम रहता है, आदमी खाना पीना कम करता है, पीना ज्यादा करता है, लिक्विड इंटेक ज्यादा होती है। रियल डिमांड जो है वो जून में इमर्ज हुई और देखना ये है कि जब रियल डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड इमर्ज होती है उस समय जो है प्राइसेस क्या कहाँ तक जाते हैं। आज की तारीख में डिमांड भी सबड्यूड है, इसकी वजह से ये मार्केट यहाँ टिका हुआ है। एंड ऑफ कोर्स गेहूं की फसल बाजार में आ चुकी है। किस तरह की प्रोक्योरमेंट है यहाँ पर सरकार की, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार सरकार को बहुत ज्यादा गेहूं नहीं मिलेगी क्योंकि भाव एमएसपी के ऊपर है, ओपन मार्केट में खरीदार यहाँ पर अच्छे खासे हैं। क्या वो भी एक कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली कंसर्न है। 35 से समझ लीजिए 25 से 30 मिलियन टन तो सरकार प्रिक्योर कर लेगी और सरकार की ये उम्मीद रहेगी कि 30 से 35 मिलियन टन हो। लेकिन अभी देखना यह है कि इस महीने अंत तक अगर जो है 20 मिलियन टन तक प्रिक्योर कर लेती है सरकार, तो समझ लीजिए सरकार जो है सुरक्षित रहेगी अपने प्रोग्राम्स के लिए। और कई जगह पे ये यील्ड कम होने की जो है बार बार बातें आ रही है, अब कितनी सच्ची है झूठी है पता नहीं, लेकिन एचएल वेट इस साल जो फसल आई है खासतौर पे यूपी और एमपी वगैरह में वो काफी लो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो यील्ड का भी खतरा है। तो अब सरकार जो है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रिक्योरमेंट के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी 25 से 30 मिलियन टन प्रिक्योर करना ही पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स के लिए।
जी हाँ, सरकार के प्रोग्राम्स भी हैं और अगर आगे जाके भाव बढ़ते भी हैं तो सरकार के पास एक इनफ बफर स्टॉक अगर होता है तो वो काफ़ी रीअश्योरिंग भी होता है। बात अब यहाँ पर दालों की करेंगे और बिमल जी, यहाँ पर लगातार हमने तेजी आते हुए देखी है। सो मच सो कि सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए हैं, स्टॉक लिमिट से लेकर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, और इसके साथ ही हमने फ्यूचर्स में भी यहाँ पर टोटली पल्सेस को गायब होते हुए देखा है। एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से भी वो यहाँ पर नहीं है। कैसे देखते हैं आप फिलहाल यहाँ पर दालों के प्राइसेस? काफी हद तक दालें हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं? किस तरह की अवेलेबिलिटी है? आगे जाके मांग की क्या एक्सपेक्टेशंस? धन्यवाद मनीषा जी। एक तो दालों में जो इशू जैसे एडिबल ऑयल है, उस तरह का कोई इशू नहीं है। दालों में हम हमारा देश क्वाइट कंफर्टेबल है। हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हम उसका लगभग 90% हम यहाँ उत्पादन करते हैं। जो 10% जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो लगभग समझ लीजिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है 250 लाख टन है, और सालाना हम 25 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो इंपोर्ट पर जो है, हमारी जो डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर बहुत बड़ी नहीं है, जैसा कि तेलों में है, जहाँ पे अतुल जी ने बताया कि 65-70% जो इंपोर्ट है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। दालों पे इस बार जो हमारा जो उत्पादन है, रबी क्रॉप है, अभी तक उसके जो आंकड़े आए हैं और अब तक जो सरकार ने आंकड़े रिलीज किए हैं, उस हिसाब से चने का जो सबसे बड़ी हमारी क्रॉप होती है, वो बहुत अच्छी क्रॉप है। हमने भी देखा है कि मंडियों में अराइवल बहुत अच्छी रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अराइवल रही है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो बम्पर अराइवल रहा है। और अभी भी चना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। चना जो हमारा 5230 रुपया जो हमारा पर क्विंटल का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसे कम से कम 5-6 रुपया नीचे बिक रहा है। और दूसरी दालों का अगर मैं दूसरी दालों की बात करूं, तुअर, उड़द में जरूर थोड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि पिछले साल हमारी जो खरीफ क्रॉप हुई थी उसमें हमारा उत्पादन इतना अच्छा नहीं हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन हमारे जो बारिश हुई थी उसकी वजह से क्रॉप में काफी जो डैमेज हुआ था, डैमेज परसेंट जो बहुत हाई हुआ था, इससे हमारी क्रॉप की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी। तो इसलिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और सरकार ने इस चीज को देखते हुए इंपोर्ट को पूरा 1 साल के लिए उड़द और तुअर और मसूर, ये तीनों को 1 साल के लिए उन्होंने पूरा इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। और ये फ्रीली इंपोर्ट हो सकता है। और ये इंपोर्ट मेरे हिसाब से अभी इसमें जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 5-10% के इजाफे को हम बहुत बड़ा इजाफा नहीं कह सकते हैं जी। तो उड़द में और तुअर में थोड़ा इजाफा है, लेकिन वो मिनिमम, अगर आप देखेंगे प्राइसेस देखिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कुछ ही ऊपर है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ कि दालों में उपलब्धता की कोई समस्या है। जो वर्ल्ड ओवर में अभी जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस से मुझे नहीं लगता कि दालों में उसका कोई खास असर आ रहा है। हाँ, आगे हम नहीं देखते कि बाजारों में बहुत कोई दालों में कोई बहुत मंदी भी आएगी। इन भावों के अंदर में ये भाव स्थिर रहेंगे या इनसे थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत बड़ा इजाफा नहीं देखता। ऑलराइट, क्लियरली दालों में यहाँ पर बहुत बड़ी महंगाई की चिंता नहीं है। भाव ऑलरेडी यहाँ पर हमने पिछले साल बढ़ते हुए देखे थे, लेकिन उन एलिवेटेड लेवल्स पे यहाँ पर दालें जरूर चल रही हैं। कोई बहुत बड़ी करेक्शन भी यहाँ पर आते हुए नजर नहीं आई है। ये तो बात हुई सेक्टर स्पेसिफिक की, कहाँ पर क्या हो रहा है और क्या चिंताएं बाजार में है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो एकदम कंज्यूमर सेंट्रिक इस डिस्कशन को लेकर जाएंगे कि कंज्यूमर्स इस महंगाई को कैसे देखें और वो क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बताएंगे आप। आपका स्वागत है हाई महंगाई में। और क्लियरली जिस तरह की सरकार की नीतियां रहती हैं, किस तरह की फसल है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, क्या कुछ इंडस्ट्री यहां पर देख रही है, वो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का नजरिया है। लेकिन कंज्यूमर्स इन सबको बहुत डिटेल से नहीं देखते। उनको ये देखना होता है कि भाव कहां पर है, अवेलेबिलिटी क्या है और महंगाई की वजह से आगे क्या इंपैक्ट रह सकता है। आदिति, कंज्यूमर के तरीके से अगर हम इस बाजार को देखें, फूड इन्फ्लेशन को देखें, तो आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगी? क्या इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पे पड़ेगा? आगे क्या कुछ यहाँ पर कंज्यूमर को वॉच करने की जरूरत है? देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा अभी दिक्कत तो रहेगी, पर्टिकुलरली जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया एडिबल ऑयल्स और जो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे हम ऑलरेडी प्रेशर देख चुके हैं। और अगर ये थोड़ा स्टिकी रहेगा तो कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत तो आगे रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो फ्री फूड ग्रेन का प्रोग्राम है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो थोड़ा बहुत हाउस होल्ड बजट्स को उससे रिलीफ मिलेगी। अब हम अपनी तरफ से जो हमने एनालिसिस किया है डिमांड के लिए, वो ये है कि जो लोअर टू मिड इनकम कैटेगरीज हैं वहां पे
फ्यूल प्राइसेस और प्राइसेस की वजह से जो ग्रोथ होगी डिमांड में वो काफी कंस्ट्रेंट रहेगी आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। और जो मिड टू हायर इनकम ग्रुप्स है वहां पे एक पिवट होगा और ज्यादा डिमांड ग्रोथ सर्विसेज की तरफ जाएगी, जो पिछले 2 साल से थोड़ा लोग कम जिनसे थोड़ा लोग दूर रह रहे थे। तो डिमांड साइड पे एक तो इस तरह का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। गुड्स दोनों इनकम क्लासेस में गुड्स की डिमांड थोड़ी कंस्ट्रेंट रहेगी, हायर इनकम ग्रुप में थोड़ी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन का ये बिहेवियर पे इम्पैक्ट हमको इस तरह से दोनों चीजें दिख रही हैं। अब आगे जाके हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से कल के नंबर में इतना शार्प इंक्रीज आया, इतना अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये क्लियर सिग्नल तो दे ही दिया था कि अगली पॉलिसी में स्टांस चेंज हो जाएगी। अगर अगला इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो अप्रैल के महीने के लिए आएगा उसमें मीनिंगफुल रिडक्शन नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से बेस केस ये बन जाएगा कि जून में स्टांस चेंज के साथ साथ ही रेपो रेट का पहला आ जाएगा। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त में पहला रेपो हाइक आएगा, लेकिन अगर अप्रैल का इन्फ्लेशन का आंकड़ा मीनिंगफुली नीचे नहीं गया तो शायद वो प्रीपोन होकर जून में ही आ जाए। हम अभी देख रहे हैं 50 to 75 basis points of rate hikes in H1 FY23, a pause in H2 FY23 and maybe 50 basis points of rate hikes in FY24. ऑलराइट, यानी कि क्लियरली जिस तरह की इन्फ्लेशन यहाँ पर बाजार में देखने को मिली है, जो कि फूड इन्फ्लेशन है, ड्रिवन बाय फ्यूल इन्फ्लेशन भी है, तो प्रीपोनमेंट ऑफ जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। और जैसे अदिति ने बोला कि डिमांड ग्रोथ में यहाँ पर इम्पैक्ट है ही, डिमांड डिस्ट्रक्शन भी किसी लेवल तक हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। अजय, आप कैसे देखते हैं जब हम वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो क्या यहाँ पर डिमांड डिस्ट्रक्शन है या फिर आपको लगता है अभी भी यहाँ पर ट्रेड्स हैं, स्टॉकिस्ट बाजार में हैं, तेजी की उम्मीद है? देखिए, डिमांड डिस्ट्रक्शन तो वैसे तो नहीं है, क्योंकि आज भी अगर गेहूं की कीमत को देखा जाए और कंपेयर किया जाए अदर फूड ग्रेन्स या सीरियल्स के साथ, इट इज स्टिल अमंग्स द लोएस्ट प्राइस या बेस्ट प्राइस फॉर द न्यूट्रिशन वो जो डिलीवर करता है। पर एक चीज जरूर है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जैसे बिस्किट्स और बाकी जो फूड्स, वो जिस हिसाब से उस पर ग्रोथ आ रही थी पिछले 2-3-4 सालों में, खासतौर पे एक्सपोर्ट के नजरिए से फिनिश प्रोडक्ट्स के, बिस्किट्स की, वो जो है जरूर स्लो डाउन होती नजर आ रही है अगर जो है प्राइसेस फ्लावर के और व्हीट के ऐसे ही चलते रहे तो एक स्टैग्नेशन सा आ जाएगा। अदरवाइज जो है इंडिया से काफी एक्सपोर्ट हो रहा था अफ्रीका, और इधर जो है अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही थी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। अजय, आपसे एक और आंकड़ा लेना चाहेंगे। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो गेहूं के भाव अच्छे खासे बढ़े हैं, और जैसे अदिति की कंसर्न है अगर भाव नीचे नहीं आए तो रेट हाइक यहां पर प्रीपोन होते हुए नजर आएगी। आप अगले 6 महीने में वीट के प्राइसेस में परसेंटेज वाइज किस तरह की मूवमेंट देखते हैं? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने आपको कहा कि आज भी इंडियन वीट जो है वो $330 FOB पे ट्रेड हो रहा है। यूरोपियन ओरिजिन जो है $420-430 प्राइस पे जो है ट्रेड हो रहा है। तो ये जो डीप डिस्काउंटिंग चल रही है करीबन $70-80-100 की, ये गैप नैरो होता नजर आ रहा है। और मुझे लगता नहीं है कि जो है ये जो कांडला 2300-2400 के प्राइसेस हैं इससे नीचे आएगा, बल्कि ये जो है 2-4-5 रुपए आने वाले 3-4-5 महीने में बढ़ ही सकता है। क्योंकि आप देखोगे नई कंट्रीज जो है आ रही है हिंदुस्तान गेहूं खरीदने के लिए। आज भी जो है इजिप्शियन डेलीगेशन आया हुआ है, उनको 1.5 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है। यूक्रेन उनका बड़ा सोर्स होता था, और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे मुल्क हैं जिनको जो है वीट की रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं कर पा रहा है, और वो सब इंडिया के लिए लाइन अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई तरह से जो है यानी कि गेहूं के प्राइसेस लगातार यहाँ पर ऊपर रह सकते हैं। आपका क्या व्यू है यहाँ पर अतुल जी, जहां तक खाने के तेलों की बात है, चीनी है, जस्ट टू अलाइन इट टू जो अदिति कह रही है कि फूड इन्फ्लेशन क्या नीचे आ रही है या आने वाले 2-3-4-6 महीने में अभी हम प्राइसेस ऊपर ही देखेंगे? देखिए, जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, मैं समझता हूँ एडिबल ऑयल में अवेलेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्ट्स आर रीजनेबली रोबस्ट। ऑलमोस्ट 10 से 10.5 लाख टन महीने का अपना इंपोर्ट हो रहा है। और जो हम लोगों को डर था कि सनफ्लावर ना आने से बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाएंगी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। मार्च महीने में भी 2 लाख के ऊपर सनफ्लावर आया है। और मैं समझता हूँ इस महीने भी, अप्रैल में भी 1 लाख टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल आना चाहिए। पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हायर लेवल पे सनफ्लावर का डिमांड डिस्ट्रक्शन तो काफी जबरदस्त हुआ है, और इस लेवल पे सनफ्लावर की खपत नहीं हो पा रही है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है, सनफ्लावर की डिमांड बहुत म्यूटेड है।
और ओवरऑल जो एडिबल ऑयल की डिमांड डिस्ट्रक्शन का सवाल है, तो हम लोग एक्चुअली ईयर के बिगिनिंग में फैक्टर कर रहे थे कि 2.5 से 3% का इजाफा होगा। अब वो लगता है कि जो एनुअलाइज्ड इजाफा 2.5 से 3% का होना था, उसकी जगह फ्लैट रहने चाहिए। ग्रोथ विल बी प्रोबेबली नेग्लिजिबल या बिल्कुल कतई नहीं ग्रोथ होगी। तो मैं समझता हूं कि एडिबल ऑयल का बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है। जहां तक शुगर का सवाल है, शुगर में मैं देख रहा हूं कि थोड़ी डिमांड डोमेस्टिकली इम्प्रूव्ड है। ऑलमोस्ट 3 से 4% डोमेस्टिक इम्प्रूवमेंट है। और गर्मी के महीने आते आते शुगर का वैसे भी खपत बढ़ जाती है। और ओवरऑल अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं जहां तक शुगर का सवाल है। अवेलेबिलिटी में तो बहुत कमोडिटीज में दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव यहाँ पर नीचे आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि चीनी में भी अगर हम एथेनॉल की स्टोरी देखें, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिला है। मेरे पास एक आखिरी मिनट है, विमल जी आपसे जानना चाहेंगे, दालों में हम एक पीक देख चुके हैं आप कहेंगे, और यहाँ से कंसोलिडेशन है या कुछ गिरावट की उम्मीद भी है? मनीषा जी, मैं दालों में बहुत गिरावट नहीं देखता हूँ। हालांकि देखिए, इंडिया, जैसा आप डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात कर रही थी, इंडिया एक बहुत प्राइस इलास्टिक मार्केट है। अगर हमारे यहाँ कोई दाल बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है दूसरी दाल में स्विच ओवर कर जाता है। इस साल चने का उत्पादन बहुत अच्छा है। इस साल अगर आप देखेंगे तो चने के दाम पिछले साल से, इस पीरियड में जो दाम है वो पिछले साल से कम है। तो अगर कोई भी दाल, खासकर जैसे उड़द और मसूर का हम देख रहे हैं कि थोड़े यहाँ शॉर्टेज है, उसके दाम बढ़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मसूर का जो रिप्लेसमेंट है वो जो कंज्यूमर है वो चने की तरफ चला जाएगा। तो मुझे दालों में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी और प्राइस के हिसाब से कोई कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं दिख रही है। थोड़े बहुत भाव में इजाफा हो सकता है, 5-10% इजाफे को हम बहुत बड़ा इजाफा नहीं कहते। ऑलराइट, लेकिन ये ना इंटरेस्टिंग बात आप सबकी यही है कि ठीक है, थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर कंस्ट्रेन हो सकती है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं कहा कि भाव बहुत ज्यादा गिरेंगे। सो क्लियरली जिस तरह के एलिवेटेड प्राइसेस हमने बनते हुए देखे हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर ही जा सकता है। यही क्यों हमें यहाँ पर फिलहाल बाजार से मिल रहा है। क्लियरली अदिति, आपसे बाद में फिर से बात करनी होगी। अगर ये व्यू बाजार का है तो आगे जाके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्लियरली जैसे आपने कहा कि कंसर्न्स फिर यहाँ पर बरकरार रह सकती हैं, लेकिन फिलहाल शो में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अदिति, अतुल जी, विमल जी और अजय जी साथ में जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज में।